नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जीके जीएस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तो दोस्तों आप लोगों को बस हमने जो ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किया है, इसकी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 कवर करने वाले हैं। अब तक दोस्तों हमने पार्ट 4 कवर कर लिए हैं, तो आप लोग उनको भी अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल रट लेना, पढ़ लेना है। तभी दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से दोस्तों 20 में से 20 आप 100% करके आओगे। जिन भी स्टूडेंट्स का आने वाले अपकमिंग डेट में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, आज दोस्तों 28 फरवरी, 28, 29, 1, 5, 6, 7, 11 मार्च को जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है, तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, उन सभी से दोस्तों मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों, ये सभी आपके एसएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए आपको ज़रूर पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। और जितने भी दोस्त लोग चैनल पहली बार, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। दोस्तों, आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको भी याद रखना। इनसे ज़रूर दोस्तों आपके आने वाली जो अपकमिंग डेट में यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलने वाले। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से नहीं कहूँगा, आपको पूरा वीडियो देखना ही देखना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली वो स्थापित की गई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये कब पारित किया गया था। तो दोस्तों ये 1773 में पारित किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसका जो पर्पज था वो क्या था। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। यानी दोस्तों जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसके अकॉर्डिंग संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो दोस्तों इसके अनुसार जो है, जो सदस्यों की संख्या दोस्तों थी वो दोस्तों 389, 389। तो आप लोगों को याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, भारत का जो दोस्तों संविधान है वो जो लागू हुआ था, ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी स्टूडेंट लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमने ये पूरी वीडियो देखी है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस बात को बताइएगा। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो दोस्तों 15 थी। आप लोगों को इसमें एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में, कि दोस्तों इन 15 महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला कौन थी। एक जो मुस्लिम महिला थी दोस्तों वो कौन थी। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको ज़रूर से ज़रूर जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो दोस्तों थे सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी दोस्तों जो संपूर्ण भारतीय ने पूरे भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा द्वारा समय लगा है वो कितना लगा? तो दोस्तों वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहना है। तो दोस्तों भारत के संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो दोस्तों B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, यानी कब अपनाया? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को जो अंगीकार किया यानी अपनाया है दोस्तों, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा में जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों वो JB कृपलानी थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में हुआ था। दोस्तों जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये दिल्ली में हुआ था, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो दोस्तों थे वेनेगल नरसिंह राव। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों जो संविधान के स्रोत हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में दिया गया टॉपिक है, तो आपको ज़रूर पढ़ना है। तो दोस्तों समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये दोस्तों ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो आत्मा है ना वो प्रस्तावना को कहा गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? यानी दोस्तों जो भारत की संप्रभुता होती है वो किसमें निहित होती है? तो दोस्तों ये जो निहित होती है भारत की जनता में निहित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत के, ये बात दोनों एक ही हैं। इनकी दोस्तों जो संकल्पना ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई? आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ये दोस्तों आयरलैंड देश के संविधान से ली गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी किस देश के संविधान से ली गई है जो संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं ये किस संविधान के देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? यानी दोस्तों जो भारत सरकार की संसदीय प्रणाली है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से। तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है?
तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार है, ये दोस्तों लिया गया है रूस के संविधान थे। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची है, इसका दोस्तों जो संबंध है वो दल बदल कानून से। किससे संबंध है इसका? दल बदल कानून से। तो आप सभी को याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है दोस्तों वो है 12। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो दोस्तों जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई है, उस अनुसूची का दोस्तों नाम है 12वीं अनुसूची। अगर बात करें दोस्तों जो 11वीं अनुसूची, यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो दोस्तों ये 73वें दोस्तों संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान की 2वीं अनुसूची है, इसका जो संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है 2वीं अनुसूची का, वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो दोस्तों भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, 22 भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची की। नहीं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, इसमें जो भाषाएँ दी गई हैं वो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, इसका दोस्तों जो संबंध है वो है पंचायती राज से। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, उस राज्य का नाम है झारखंड राज्य। तो आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। और जितने भी स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो वो लोग ज़रूर वीडियो के लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि नहीं सर, हमने आज की क्लास को पूरा शुरू से लास्ट तक देखा है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर इस बात को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इसको जो जाना जाता है, इसको दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। यानी दोस्तों जो कोंकण तट है, इसका जो विस्तार है नहीं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो है गोवा से दमन तक जो कोंकण तट है दोस्तों, ये गोवा से दमन तक फैला हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों भारत में जो तटरेखा वाला जो सबसे लंबा राज्य है वो दोस्तों गुजरात राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है।
यानी दोस्तों ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों? ये झारखंड राज्य से गुजरती है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइए। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछे, तो आपको उन सभी क्वेश्चंस का जवाब वीडियो के लास्ट में ज़रूर से ज़रूर बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों जो थार मरुभूमि है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों जो आदम का पुल है ये जो स्थित है दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के मध्य। जो आदम का पुल दोस्तों है जो ये 2 देशों के मध्य है, वो देशों कौन कौन से हैं दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप लोग दोस्तों बताइएगा। आपके सिलेबस में जो पड़ोसी देश हैं वो टॉपिक दिया गया है, तो ये उन्हीं से संबंधित है। तो आपको ज़रूर याद रखना है जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों ये लगती है बांग्लादेश के साथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आप लोग दोस्तों बताइए, जो अरावली एवं जो विंध्य की श्रेणियाँ यानी श्रृंखलाएँ हैं, इनके जो मध्य पठार स्थित है उस पठार का क्या नाम है? तो दोस्तों उस पठार का जो नाम है वो मालाबार का पठार। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों वो जो नदी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है उस नदी का दोस्तों नाम है नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? यानी दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा है इसको कौन सी 2 नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं? यानी दोस्तों जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों नदियाँ कौन से स्थान पर मिलती हैं जहाँ से इन दोनों के मिलाप होने के बाद वहाँ से एक नया नाम बन जाता है गंगा नदी। तो जहाँ पर इन दोनों नदियों का मिलाप होता है उस पॉइंट को क्या कहा गया है? ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये दोनों नदियाँ जो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं दोस्तों उस पॉइंट को कहा जाता है दोस्तों क्या? देवप्रयाग। तो आपको याद रखना इस पॉइंट को क्या कहा गया है दोस्तों? तो देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वहाँ फिर गंगा नदी आगे जब बहती है तो उसको गंगा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य हुआ था? तो दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद जो हुआ था ये दोस्तों हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों जो वैनगंगा तथा पैनगंगा सहायक नदियां हैं ये दोस्तों हैं गोदावरी नदी की। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उस नदी का नाम है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता। तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी दोस्तों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसकी जो संयुक्त जलधारा है उसको कहा जाता है मेघना। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए, तो आपको ज़रूर अपने एग्ज़ाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वह है दोस्तों गोदावरी नदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों, ऐसी कौन सी नदी है जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों उस नदी का नाम है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा गया। तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? यानी दोस्तों किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जितने भी दोस्त लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट से यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है वो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमने सर आज की इस वीडियो को शुरू से पूरी लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।